नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, राष्ट्रपति केवल प्रतीकात्मक अध्यक्ष होता है, तो ये स्टेटमेंट है देखिए गलत, क्योंकि राष्ट्रपति केवल प्रतीकात्मक नहीं होता है, वहां पर वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, तो नॉमिनल हेड ना होकर के रियल हेड होगा। ठीक। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राष्ट्रपति ही है जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है और वो विधानमंडल का अंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा आंसर है, पहला वाला यहाँ पर गलत हो गया, सत्य वाला पूछा था। ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति विकासशील समाज में दिखाई देती है। ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर नागरिकों को सरकार व शासन व्यवस्था के बारे में सीमित जानकारी होती है, ठीक है, सीमित जागरूकता होती है, वो होता है आपका वहां पर संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति दिखाई देती है, तो वो विकासशील समाज में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही। दूसरा देखिए, प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति सामान्यतः विकसित समाज में पाई जाती है, तो ये वाला सही है। उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें विकसित समाज में लोग हैं ना, तो ये वाला सही है। दोनों ही सही है, यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण के लिए एक बड़ा कदम माना गया। ठीक है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर के लिए। तो देखिए, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 वाला है, 1833 वाला। तो आंसर इसका 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम। इसमें बेसिकली क्या था कि आपका जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, ठीक है, उसमें और सुप्रीम कोर्ट में इसमें सीमांकन करना था इसका मतलब, ठीक है, सेपरेशन करना था, तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड। संविधान में जो निम्नलिखित कार्य है उससे संबंध में विचार करें। देखिए, संविधान में बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह बनाया जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। बिल्कुल सही बात है। और ये सुनिश्चित किया गया संविधान में कि सत्ता में अच्छे लोग हैं। ये वाला गलत कह सकते हैं आप, क्योंकि देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सत्ता में आने की प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें क्या है, जो प्राप्त अधिकार है उनको स्पष्ट उल्लेख किया गया है, ठीक, लेकिन उनकी जो योग्यता है उसके संदर्भ में इतनी चुस्ती नहीं दिखाई गई है। ठीक है, तो ये व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है कि सिर्फ अच्छे लोग ही आएंगे। ठीक, तो ये वाला आपका गलत हो गया, सत्य वाला पूछा था, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चीज आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड की है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से है। तीनों याद रखिएगा, आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन से अवयव हैं जो संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। संविधान की सर्वोच्चता, कल्याणकारी राज्य, लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो देखिए ये तीनों ही हैं जो वो आपके मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संकल्पित उद्देश्यों पर आधारित है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला भी गया है। उसके बाद इसका प्रारूप है जो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो जवाहरलाल JL नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 नए शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, इसको जोड़ा गया। ठीक है, सही है। ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था वो, तो 42nd था। दूसरा देखिए, LIC मामले में, LIC इंडिया केस जो हुआ था उसमें इन 3 शब्दों को भारत का महत्वपूर्ण भाग मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में इनको काउंट कर लिया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत संघ राज्यों का संघ है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, दूसरा देखिए, यहाँ पे भारत का मतलब है देश का नाम और संघ का मतलब है यहाँ पर शासन प्रणाली। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, सत्य वाला पूछा था, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, इस तरह का विधेयक के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि विचारों के लिए विधेयक को भेजते जरूर हैं, लेकिन इन विचारों को मानना है या नहीं मानना वो कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता की को मान्यता दी गई है। तो ठीक है, देखिए सब कुछ सही है, यहाँ पे भाग 1 ना होकर के भाग 2 होगा। ठीक, बाकी सारा सही है स्टेटमेंट, तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ भाग 1 लिखा है। दूसरा देखिए, भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि विधिक व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जा सकती है, ऐसा भारत में प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ प्राकृतिक व्यक्तियों को यानी कि नेचुरल सिटीजन्स को ही दिया जा नेचुरल पर्सन्स को ही दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गए, डी आंसर हो जाएगा इसलिए इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से नागरिकता का क्या अर्थ है। देखिए, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य बनने का अधिकार, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही। दूसरा देखिए, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार का प्रावधान, तो ये भी सही है क्योंकि जो भारतीय नागरिक हैं और 18 वर्ष की आयु से ऊपर हैं वो ही आपके जो है वो मत देने का अधिकार उनको प्राप्त है। ठीक, तो ये भी सही है, सत्य वाला पूछा था, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में अधिकार के क्या लक्षण है। अधिकार है ना, देखिए ये भी एक फिलोसॉफिकल टाइप का क्वेश्चन है ना। तो देखिए, इस वाली सीरीज में पॉलिटी में क्या किया है कि सारे चैप्टर्स जितने भी हैं उनमें से क्या है 2-2 क्वेश्चन उठा लिए हैं, ताकि आपको एक तो पूरी पॉलिटी टच हो जाए, ठीक है, और दूसरा आपको ये पता चल जाए कि किस पोर्शन में वीक है और किस पोर्शन में स्ट्रांग है, तो उस चैप्टर को आप अलग से पढ़ सकें। ठीक है, देखिए, अधिकार व्यक्ति का समाज और सरकार के दावे हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, अधिकार व्यक्तियों का कर्तव्य है, ये गलत हो जाएगा, कर्तव्य नहीं है। और अधिकारों को समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता दी गई है, तो ये स्टेटमेंट सही है ना। आप जा सकते हैं कोर्ट में अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है ना, तो दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। दूसरा बीच का गलत है, तो आंसर 1 और 3 यानी कि सी आंसर होगा। अगला देखिए, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत क्या आता है। सभी स्थानीय प्राधिकार आते हैं, बिल्कुल सही। सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल आते हैं, ये भी सही। भारत की सरकार और संसद आती है, ये भी सही है ना, तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अनुच्छेद 12 है जो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, काफी व्यापक है इसका रूप। ठीक है, इसमें कोई भी जो भी आप सरकारी संस्थान देख रहे हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाती है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। अब देखिए, नागरिकता अनुच्छेद 1 से 11, ये वाला देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि 1 से लेके 4 है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, 5 से लेकर के 11 है आपका सिटीजनशिप। ठीक है, अगला देखिए, मूल अधिकार 12 से 35, ये सही है। और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो अनुच्छेद 36 से 51 ए, ये फिर से गलत हो गया क्योंकि 36 से 51 तक आपके डीपीएसपी है और 51 ए है जो वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर सिर्फ दूसरा सही है, ओनली 2, बी आंसर। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य अर्थात सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना का आदर्श किसमें स्थापित है। मूल अधिकारों में है, मूल कर्तव्यों में है, उद्देशिका में है या नीति निर्देशक तत्वों में है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसकी अनुशंसा पर मूल कर्तव्य शामिल किए गए, सही स्टेटमेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो वो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो थे वो 10 थे। ठीक है, और फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ, उसमें ये 11वां नंबर जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 11 मौलिक है, तो ये वाला गलत हो गया, पहला वाला यहाँ पर सही है, आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर सत्य वाला पूछा था। ठीक है,
अगला देखिए, निम्नलिखित में से मूल कर्तव्यों को पहचानना है ना, ठीक है। 11 जो मूल कर्तव्य हैं आपके, उनमें से कुछ लिखे हुए हैं, उनको आपको पहचानना है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज को और डीपीएसपी की लिस्ट को, है ना, इनको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है पेपर में उसमें ऐसा ही होता है कि 3 स्टेटमेंट होते हैं वो फंडामेंटल ड्यूटी से होते हैं और एक डीपीएसपी का घुसा देते हैं उसमें बीच में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो गलत पहचानना होता है, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। खैर, यहाँ देखिए, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, सही है। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा को का महत्व समझें और उसके परीक्षण करें, ये भी सही है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक। तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, उपर्युक्त सभी। अगला देखिए, भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन शामिल है। देखिए, प्रेसिडेंट शामिल है, वाइस प्रेसिडेंट शामिल है, पीएम शामिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शामिल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शामिल है, ठीक है। तो ये तीनों ही इसके अंदर है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 241, 242, 243 या 244, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 244, जो कि पार्ट 10 में आता है, ठीक, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है, ठीक है। भारत के न्यायपालिका को, भारत के न्यायाधीश को, भारत के महान्यायवादी को या सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीश को। तो मुख्य न्यायाधीशों को है जो, वो मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। ये मामले की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने संबंधी मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है, ठीक, आंसर डी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोई भी न्यायाधीश स्वयं किसी भी मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो जब आवंटित करते हैं तभी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले चीफ जस्टिस के साथ परामर्श करना अनिवार्य प्रावधान है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक। तो दोनों ही सही है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लोकसभा से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। देखिए, लोकसभा में से संबंधित अनुच्छेद है जो वो 81 है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। इसके तहत सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, और जो वर्तमान की अगर बात करें तो वो है आपके 545, ठीक है। अब देखिए, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एंग्लो इंडियंस के जो लोकसभा में और राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर में जो एंग्लो इंडियंस के प्रावधान थे वो निष्प्रभावित कर दिए गए हैं, ठीक है। और लेकिन आपको याद रखना है कि वर्तमान लोकसभा या विधानसभा जो चल रही हैं उनमें जब तक विघटन नहीं हो जाता, ठीक है, तो तब तक वो जो सीट है वो उनके लिए आरक्षित बनी रहेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देख के सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिलहाल हम सही मानेंगे, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, आर्टिकल 85 के अनुसार लोकसभा की वर्ष में कम से कम, है ना, आर्टिकल 85 में क्या है कि राष्ट्रपति टाइम टाइम पर संसद की बैठक को बुला सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि दोनों सत्रों के बीच में मैक्सिमम है जो वो 6 मंथ का अंतर हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम यहाँ लिखा है, तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, आर्टिकल 248 किससे संबंधित है, रेजिडरी पावर से, अवशिष्ट शक्तियों से, सही स्टेटमेंट है। इसके तहत संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो संवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रकटित नहीं है, विधि बनाने का उन्नयन शक्ति है, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, आर्टिकल 252 और आर्टिकल 253, ठीक है। तो इनमें क्या है, तो इसमें देखिए, ये राज्य की प्रविष्टियों से संबंधित है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर मिल करके संसद से निवेदन करते हैं कि हमारे मतलब राज्य सूची पर आप कानून बना दीजिए, तो संसद बना सकती है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 253 क्या है कि ये संसद की स्पेशल पावर है ना, विशेष शक्ति है, जिसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि के विनिश्चय को लागू करने के लिए विधि पारित कर सकता है, संसद कर सकता है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, दोनों पूछे जाते हैं, अलग अलग पूछे जाते हैं, ठीक। अगला देखिए, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी है जो, उनके गठन के आधार क्या हो सकते हैं। देखिए, सांस्कृतिक भिन्नता आधार हो सकता है, बिल्कुल सही बात है ना, सामरिक महत्व हो सकता है, और पिछड़े और अनुसूचित लोगों के लिए विशेष देखभाल, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सेंटरले आइलैंड से इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार में जो वो है ना, बड़ा फेमस है उसके लिए कि जब उस एरिया में बसेस, टूरिस्ट की बसेस पहुंच जाती हैं तो यहाँ रोक दिया जाता है उनको, ठीक है।
और ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर, और फिर एक साथ सब यहाँ से यहाँ तक पार करते हैं। और इस एरिया में हॉर्न बजाना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं वो अभी मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं हो रही है, और उनका जो कल्चर है वो अभी हमारे कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो तीर कमान लेकर के खड़े हो जाएंगे कि अगर हमारे एरिया में एंटर करेगा तो मार देंगे। ठीक है, तो ये मतलब इनके क्या है कि कल्चर को प्रोटेक्ट करना, और ये क्योंकि इंडिया का पार्ट है तो ये इंडिया की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये ऐसे केसेस में यूटी का गठन किया जा सकता है, अगर ऐसा कहीं और भी है तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्य का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? 239, 240, 241 या 242? ठीक है, तो इसका आंसर है 239 का जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक, तो आंसर 239 हो जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि ना बनाए तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक यूटी का प्रशासन चलाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाग 21 है जो राज्यों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है, सही स्टेटमेंट है, और ये प्रावधान संविधान में मूलतः उपस्थित थे। तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि मूलतः ये नहीं थे, बाद में ये जोड़े गए हैं, ठीक है, अमेंडमेंट के माध्यम से। तो सत्य वाला इसमें पूछा गया है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है। अनुच्छेद 371 का जो का है वो आपका नागालैंड, जो खा है वो असम, गा है आपका मणिपुर, और चा है आपका सिक्किम। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा ए बी सी डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 343 का फर्स्ट पार्ट है जो, उसके तहत संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। ठीक, सही है। दूसरा देखिए, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्रवाई किसमें होगी? केवल अंग्रेजी में। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए कर्तव्य आरोपित करता है? ठीक, आर्टिकल 350, 351, 352 या 353। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 351। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 355 है, उसका संबंध संघ में आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्य की सुरक्षा। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है, और ये कहाँ पर दिया हुआ है? आर्टिकल, ये इमरजेंसी है आपका पार्ट 18 में। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सत्य वाला पूछा है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपातकाल के दौरान राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बस एक बात है कि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा देखते हैं। वित्तीय आपातकाल को केवल, ठीक, साधारण बहुमत द्वारा लागू किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 5वीं अनुसूची में संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने का राज्य का कार्यकारी अधिकार होता है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि संघ का होता है, ठीक, यूनियन का। और 6ठी अनुसूची के मामले में संघ का कार्यकारी अधिकार होता है, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे राज्य का होता है। ठीक, तो ये मिसमैच कर दिए गए थे दोनों। ठीक, दोनों ही गलत हो जाएंगे, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए शक्ति प्रदान करती है, जो किन राज्यों में जनजाति आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए है? तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये सही है, चारों ही हैं, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि इनकी जनजाति उल्टा पूछ लेते हैं कि ये किस अनुसूची में है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो ये 6th शेड्यूल में। ठीक, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, 6ठी अनुसूची के बारे में ही है दूसरा भी। ठीक है, यह विशेष प्रावधान संविधान के कहाँ पर दिया गया है? अनुच्छेद 244 के 2 पार्ट में और अनुच्छेद 275 के पहले पार्ट में। ठीक, सही है। दूसरा देखिए, 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषद यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के माध्यम से इन क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता, ऑटोनॉमी प्रदान करती है। ठीक, तो ये वही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग है ना? तो सही है, क्योंकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ही इसका कारण था, जिसके कारण ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक, सही है स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज, तो ये गलत हो गया, क्योंकि 73rd है पंचायती राज और 74th आपका म्युनिसिपैलिटी है। ठीक है, तो बाकी सारा सही है इसमें। सत्य वाला इसमें पूछा था, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित समितियों के गठन को आपको कालानुक्रम से लगाना है। तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, GKV राव और LM सिंघवी समिति। ठीक है, तो ये सारी ही एक तरह से देखा जाए तो
आपके इनकी जो रिपोर्ट आई थी बलवंत राय मेहता की, वो आई थी आपकी 1957 में, ठीक है, सब लाइन से ही लगी हैं, ठीक है। अशोक मेहता है जो वो 1978 में, GKV राव है वो 1985 में, और LM सिंघवी है 1986 में, ठीक। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित कुछ कथन है। चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? तो 25 साल, तो ये गलत है क्योंकि 21 साल चाहिए। दूसरा देखिए, इनमें 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल तय किया गया है, ये सही स्टेटमेंट है। और आपका जो तीसरा है वो क्या है कि चुनाव संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, यूपीएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान में जो भाग 14 है उसमें अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी से संबंधित है, सही स्टेटमेंट है। और 316 है जो सदस्यों की नियुक्ति और पदावली, ठीक है, इससे संबंध में है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक। दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, सिविल सेवा और सिविल पदों के लिए नियुक्ति करने वाला निकाय है जो वो संघ लोक सेवा आयोग है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नियुक्ति करने वाला निकाय कौन सा है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, है ना, कार्मिक एवं डीओपीटी बोलते हैं जिसको, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, ठीक। दूसरा देखिए, संघ लोक सेवा आयोग सिविल पदों और सिविल सेवा के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख भर्ती एजेंसी है, तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका, सत्य वाला पूछा था, ठीक है। अगला देखिए, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दल के विभाजन हेतु अर्थात कम से कम 2/3 सदस्य द्वारा मिलकर कोई नया दल बनाने और तथा विलय होने पर कानून लागू नहीं होता है वाला, ठीक है। तो ये देखिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वैसे तो ये सही स्टेटमेंट है लेकिन यहाँ पर 2/3 नहीं 1/3 होता है, ठीक। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो और ये एंटी डिफेक्शन लॉ के एक 2 एक्सेप्शन हैं जो, तो उनमें से एक एक्सेप्शन है जिसमें कि क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर्स अलग हो जा रहे हैं और दूसरी पार्टी में मिल जाएं या कोई नई पार्टी बना लें तो वो एंटी डिफेक्शन में काउंट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट वैसे तो सही है, यहाँ 2/3 लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा एक्सेप्शन कौन सा है इसका? इसका जो दूसरा एक्सेप्शन है वो ये है कि जो स्पीकर होता है वो अगर पार्टी से चुना जाएगा तो वो अपनी पार्टी को छोड़ देगा और स्पीकर बन जाएगा, ठीक है। तो वो एंटी डिफेक्शन में नहीं कहलाएगा। और जब कब नहीं कहलाएगा? जब वो स्पीकर का पद जब खत्म हो जाएगा उसका और वो वापस उसी पार्टी में मिल जाता है, ठीक है, तो वो एंटी डिफेक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक। दूसरा ये एक्सेप्शन है। तो दूसरा देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको लाया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक। तो दूसरा सही है, पहला यहाँ पर गलत है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सदन के अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू में आता है? कोहेतो होलोहन केस 1992, IR कोहेलो केस 2007, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 या L चंद्र कुमार केस 1997। तो ये किया था कोहेतो होलोहन केस 1992 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस केस में यह निर्णय लिया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक। तो इसके ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स में, केशवानंद में या गोलकनाथ में या शंकरी प्रसाद में, तो ये कहा गया था आपका मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, ठीक। अगला देखिए, संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, सही स्टेटमेंट है। और संविधान का जो भाग 20 है उसके अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति दी गई है, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, 24वां संविधान संशोधन था, उसमें गोलकनाथ मामले के निर्णय को समाप्त कर दिया था, सही स्टेटमेंट है। और केशवानंद भारती का मामला था, उसमें 24वें वाले को वैध माना गया था, ठीक। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका, सत्य वाला, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 2 और 3 में किसी भी परिवर्तन से संविधान बदलाव हो जाता है, सही स्टेटमेंट है। यह बदलाव संसद द्वारा साधारण कानून बनाकर किया जाता है, सही स्टेटमेंट है। और आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया, ये भी सही है क्योंकि अब देखिए साधारण बहुमत से अगर बन रहा है तो 368 से तो वैसे ही बाहर हो जाएगा ना, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी वाले इससे बाहर होते हैं। और इसमें कौन से होते हैं? स्पेशल मेजोरिटी वाले और स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% कंसेंट ऑफ द स्टेट वाले, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसमें तीनों, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है?
8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, सही है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची है जो वो पंचायत है, और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन प्रावधानों पर शिक्षा पर प्रभाव डाला गया है? प्रभाव डालने की बात हो रही है, तो मूल अधिकार में तो डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली मेंशन है आर्टिकल 21A में, ठीक, ताकि 6 से 14 साल के बच्चे। और राज्य के नीति निर्देशक है, इसमें भी एक्सप्लिसिटली मेंशन है आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल के बच्चे, अर्ली चाइल्डहुड केयर से संबंधित, ठीक है, तो इसमें भी हो जाएगा। 5वीं अनुसूची है जो, उसमें भी ये इनडायरेक्टली मेंशन्ड है, क्योंकि डायरेक्टली देखिए शेड्यूल्ड एरिया तो शेड्यूल्ड ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से संबंधित है, लेकिन इसमें क्या है कि शेड्यूल्ड एरिया में शिक्षा पर प्रकाश डाला गया है, ठीक, तो ये भी इसमें काउंट होगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक। कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन दबाइए, और जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।